आज हमने जो यहाँ पर स्थापित किया है वीर बुद्धू भगत को इस पवन धरती पर वीर पानी जो शिलागाई में उस पानी से लाकर यहाँ पर उसकी पैर धोया गया और इस मूर्ति को स्थापित किया गया। ये साधारण मूर्ति नहीं है, ये आग से आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इसके ऊपर होगी। ये साधारण मूर्ति नहीं है, ये साधारण आदमी नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अंडमान निकोबार 2005 में गया था। वहां पर एक क्षेत्र है जहां आर्मी सेना का जमीन में करीब 1000 आदिवासी परिवार, ज्यादा उरांव है, उन लोगों ने उस जमीन में घुसपैठी करके जो है घर बना के करीब 40-50 साल से रह रहे थे। एक दिन मिलिट्री का बड़ा गाड़ी आया और बोला कि आप लोगों को 24 घंटे में जगह खाली करना होगा। फिर उनको समझ नहीं आया कि हम 24 घंटा में क्या करेंगे। तो उन लोगों ने पूछा हमसे, जब मैं वहां था तो सर क्या करना है। तो मैंने आनान फनान में कहा कि आप ऐसा कीजिए कि वहां बिरसा मुंडा का मूर्ति खड़ा कर दीजिए। और उन लोगों ने रातों रात जहां से रोड घुसेगा वहां रातों रात एक बहुत बड़ा चबूतरा इस तरह बनाया और बिरसा मुंडा का मूर्ति स्थापित कर दिया। जब सुबह मिलिट्री के लोग आए बुलडोजर लेके तो सामने देखा एक काला आदमी खड़ा है। लोगों ने पूछा ये कौन? तो वहां के आदिवासियों ने जवाब दिया ये तो भगवान बिरसा मुंडा है। ये कहां से आया, किसने लगाया? तो आदिवासियों ने कहा हमने नहीं लगाया, हमें नहीं मालूम, ये तो भगवान है, धरती फाड़ के रातों रात निकल गया। और उसके बाद और जमीन आदिवासियों की वहां उस बिरसा मुंडा के अस्तित्व ने वापस दिलाने का काम किया। ये ताकत है हमारे पूर्वजों में आज भी, जो बात आप नहीं कर सकते हैं। जिन चीजों का आदिवासी जानकार है बट हम बोलने की कला हमारे भी नहीं है। तो उस वक्त वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, भील प्रदेश में गुंडादोर, तातिया भील, रानी दुर्गावती सब आदिवासी शहीद है जिनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब था। रानी दुर्गावती, गुंडाधोर, वीर गंगा नारायण सिंह, उनको लगातार हम लोगों ने प्रचार किया पूरे देश में। और आज कई एक सरकारों को उनके शहादत दिवस को मनाना पड़ता है, उसके जयंती को मनाना पड़ता है बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अब जहां बोलिए यहाँ बिरसा मुंडा का स्टैचू लगाना है, रातों रात सरकार लगा देती है, जमीन जिसका भी। आप बोलिए वहां पर आपका सिद्धू कानू की मूर्ति लगाना, सरकार रातों रात लगाती है। तो आज ये जानकारी, ये अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है और बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसे आम आदमी नहीं समझिए। इस यहाँ खड़ा है, आज से आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। जो बात आप नहीं कर सकते थे वो बातों को चुपचाप रख के भी कर सकता है। क्योंकि जब कोल्हान विद्रोह शुरुआत हुई 1831-32 में, तब लड़का जो विद्रोह जो था उसकी नेतृत्व वीर बुद्धू भगत ने किया था। उसी वक्त कोल्हान के क्षेत्र में वीर पोटो हो, उसके साथी भी आंदोलन कर रहे थे। उसी वक्त भूमिज मुंडा का जो वीर योद्धा था वीर गंगा नारायण सिंह, वो भी उसी वक्त पर लड़ाई आपका युद्ध कर रहे। चारों ओर से जो है विद्रोह चल रहा था। सिर्फ यही नहीं, भील प्रदेश में भी विद्रोह चल रहा था, गोंड जनजाति क्षेत्र में विद्रोह चल रहा था। उस वक्त इस भारत देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर विल्किंसन हुआ करते थे। आपको मालूम हो शायद नहीं होगा, पूरा देश में चलाने के लिए एक जनरल होता था अंग्रेज का, उसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता था जो आदिवासी क्षेत्रों को देखभाल करता था। और उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था वीर बुद्धू भगत का, तब आपका थॉमस विल्किंसन के नेतृत्व में इस क्षेत्र का जिम्मेदारी दी गई थी। या विद्रोह जबरदस्त हुआ। इस विद्रोह के बाद
अंग्रेजी सरकार को इनकी शहादत के बाद, इन लोगों के शहादत के बाद अंग्रेजी सरकार ने जानना चाहा कि विद्रोह क्यों हुआ। आदिवासी तमाम भारत में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, विद्रोह क्यों हुआ? ये उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, उसकी सांस्कृतिक परंपरा की लड़ाई थी। वो क्षेत्र में आपका परंपरा है कि बाजार से अगर लड़की को भगा के ले जा सकता है तो वह स्वयंवर है, तो शादी मानी जाती है, उसकी परंपरा। अंग्रेज के कानून में वो अपरा है ना, शादी नहीं हो पा रहा था, उनकी एक अस्तित्व खतरे में आ गया था। जबरदस्त आंदोलन हुआ, सिर्फ हर क्षेत्र में आंदोलन हुआ। तब अंग्रेजी सरकार ने एक कानून लाया, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1833 में सरकार ने लाया, लिखित रूप से कानून बनाया, और वो क्षेत्र में वो आदिवासियों की मानकी मुंडा व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, उसको मान्यता दिया। जितने भी आदिवासी क्षेत्र थे आपका भील क्षेत्र में, इसके तहत उनके पारंपरिक व्यवस्थाओं को, उसकी परंपरा को, उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसकी रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा को मान्यता दी। उसी प्रकार गोंड क्षेत्र में भी मान्यता दिया गया। एक कानून बना, और वह कानून था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसके तहत यह क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में अंग्रेज द्वारा बनाया गया कानून जो लंदन में बनते थे, और अंग्रेज द्वारा जो कानून दिल्ली में बनते थे, वह कानून आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। वह आदिवासी क्षेत्र जो अंग्रेजों का कानून से वर्जित होगा, इस क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में कानून लागू नहीं होगा। ये लड़ाई लड़ी लोगों ने, और वह कानून आज भी बरकरार। वही आगे चलकर जो है 1874 में जो है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, उसके तहत आदिवासी क्षेत्रों को नॉन रेगुलेटेड एरिया बोला गया, आदिवासी क्षेत्रों के सामान्य कानून से वर्जित क्षेत्र घोषित किया। ये संविधान में है, आज भी ये लिखित है। यह क्षेत्र भी आदिवासी वो क्षेत्र है, यह क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, इसलिए लागू हो रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने कस्टरल सर्वे किया 1902 से 1910 तक, और आपको एक ध्यान दिया, जमीन के दस्तावेज दिया। तब फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, उसने फिर से कहा कि आदिवासी क्षेत्र जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सामान्य कानून से वर्जित होगा, आदिवासी अपने रूढ़ी परंपरा से ही संचालित होंगे, वो अपने कस्टमरी लॉ से संचालित होंगे। और ये कस्टमरी लॉ से संचालित होने वाली फैसला कई एक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी आया, और कहा क्या फैसलों में कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसलिए आदिवासी मिथाक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से संचालित नहीं होगा, आदिवासी कस्टमरी लॉ से संचालित होगा, अर्थात आदिवासी उरांव है तो पढ़ा बेतौर से संचालित होगा, अगर वो है तो मानकी मुंडा से संचालित होगा, अगर मुंडा है तो मुंडा व्यवस्था संचालित होगा, अगर संथाल है तो माझी परगना व्यवस्था संचालित होगा। और यहाँ कानून आज भी आपके संविधान जो संविधान है, इस संविधान में लिखित है अनुच्छेद 372 में कि जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए वह कानून इस संविधान के साथ और सरकार के साथ साथ चलते रहेंगे, ये जारी रहेगी। इसीलिए अभी जब हम लोगों ने संवैधानिक जागरूकता की बात कही, हमने जिसे आज वीर बुद्धू भगत का मूर्ति स्थापित किया, अगर मुंडा में क्षेत्र में जाते हैं कि आप जयपाल सिंह मुंडा का या बिरसा मुंडा का मूर्ति स्थापित करो, तो बोलते नहीं, हमारी परंपरा में मूर्ति व्यक्ति का पूजा नहीं होता, हमारे क्षेत्र में पत्थल गड़ी जाती है। तो ये एक पत्थल गड़ी एक शब्द आया 2018 में, आप बहुत सारे न्यूज सुने होंगे पत्थलगड़ी का। तो पत्थलगड़ी एक तरह का पत्थलगड़ी नहीं है, इस देश में 40 से ज्यादा तरह के पत्थलगड़ी। लेकिन जब हम लोगों ने पत्थलगड़ी के माध्यम से मुंडा क्षेत्र में उनके हक अधिकार को समझाने का प्रयास किया, तो जो अनपढ़ महिलाएं थी, बच्चे भी समझने का प्रयास किया कि उसके हक अधिकार क्या है। इससे पूरे देश में सरकार को
डर हो गया। जो भाजपा सरकार आज है 303 आपका सांसद वाला सरकार, एक दो आदमी के ज्ञान से, उसके नॉलेज से वो डर सकती है, ये हम लोगों ने महसूस किया पहली बात। और इस आंदोलन को ये आदिवासी अपने हक अधिकार को ना जान सके, अपने जमीन के अंदर जो कोयला है, आयरन ओर है, खजाना है, उसको मालिकाना हक की मांग ना करे, वो विकास के नाम में दूसरों को देते रहे। इस तरह की चीजों को पहले से यहाँ थोपी गई है और आगे भी चलते रहने चाहिए। इसीलिए 2018 में 10,000 से ज्यादा आदिवासियों के ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा लाया गया। उसमें मैं भी हूँ, वही विजय पिजूर है जिसने इस आंदोलन को पूरे देश में नेतृत्व किया था। और राज्य सरकार वो सारे केस वापस लिया। तो मैंने केस वापस लेते वक्त जज को पूछा, 15 मिनट बहस हुआ ऑनलाइन। मैंने पूछा कि भाई ये तो सरकार ने झूठा केस किया, आपका भी समय खराब किया, मेरा भी 2 साल समय खराब किया, मुझे भी 2 साल 2 महीना जेल में रखा गया, आखिर मिला क्या? आज आप केस वापस ले रहे हैं, हमारा इतना समय गया, उससे क्या होगा? तो जज ने कहा कि सरकार ने अपने शक्ति और प्रशासन ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तुम लोगों में केस किया। तो मैंने बोला जज महोदय आप इसको लिख दीजिए आपके ऑर्डर में। तो जज ने कहा कि नहीं, अगर ट्रायल होता केस में तो मैं जरूर लिखती। तो आज सरकार जो आदिवासी अपने लोगों को जगाने का काम करता है, अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उसे दमन कर दिया जाता है। जिस प्रकार हमें दमन किया गया, उसी प्रकार उस कोल्हान विद्रोह में जब वीर बुद्धू भगत, वीर गंगा नारायण सिंह एवं पोटोहो जिसे वीर शहीदों को उसके आंदोलन को दबाने के लिए जो है उनको फांसी में चढ़ाया गया या उसको गोलियों से भून डाला गया, तो वो शहीद से प्रेरणा लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं और जो गलतियां हुई है उसको सुधारते हुए हम आगे जा रहे हैं कि हम कैसे जो है लड़ाई जीतेंगे। तो मैंने जब जेल में था तो मुझे समय मिल गया कि 2 साल 2 महीना तो जेल में मैंने बहुत स्टडी किया, किताबों को पढ़ा, जो खामियां था उसको सुधारा, समाज को कैसे आगे ले जाना उस पर मैंने मंथन किया। और वापस जेल से बाहर आने के बाद मैं दुगना शक्ति के साथ आपके सामने खड़ा हूं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे जेल जाने से, जिस प्रकार पत्थलगड़ी के टाइम में हम लोग के जेल जाने से पूरा देश संविधान खोल के पढ़ा, जो कभी भी किताब खोल के पढ़ता नहीं था, आदिवासी कभी किताब खोल के पढ़ता नहीं, पढ़े लिखे लोग, वैसे लोगों ने भी किताब खोल के पढ़ा, सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लोगों ने पढ़ा, जितना हमारे आदिवासियों ने नहीं पढ़ा उससे ज्यादा गैर आदिवासियों ने पढ़ा। तो मुझे अच्छा लगा कि अगर हम लोगों के जेल जाने से अगर समाज जागता है तो मुझे एक बार नहीं बार बार जेल में डाला जाए, ताकि मैं जेल जाकर आप लोगों को अधिकार दिला सकूं। सरकार ने हम लोगों को मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया हम लोगों को, लेकिन हमारा मनोबल टूटा नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का इतिहास था, वीर बुद्धू भगत का, सिद्धू कान्हू का, बिरसा मुंडा का, मर गए लेकिन टूटे नहीं, जिसका परिणाम आज बहुत सारे हमारे पक्ष में कानून बने। इसलिए हम आज भी जो है इज्जत से जी पा रहे हैं। जिस प्रकार CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बना, अगर वो नहीं होता तो हम यहाँ पर जो है कहीं नहीं होते, निस्ताबूत कर दिए जाते। आज हमारे जो पारंपरिक शब्द है, जो बोली है, जो रूढ़ी प्रथा है, उन शब्दों को मान्यता दी गई CNT एक्ट, जिसके बदौलत आज हम डंचे के चोट में यहाँ पर जो है आपका स्टैचू लगाए हैं। हो सकता है कल इसके नीचे कोयला निकलेगा, लेकिन वो कोयला निकलने के बाद भी आपको विस्थापन होने से कल को रोकेगा। तो यही आपका जो है स्टैचू वीर बुद्धू भगत है। तो हम लोगों ने पूरे भारत देश में हक अधिकार को लेकर 5वीं अनुसूची पे अवेयरनेस किया। आज पूरा देश बहुत प्रखरता और मुखर होकर अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। CNT एक्ट, SPT एक्ट की जानकारी पूरे देश में दिया गया। आपका बहुत सारे हमारे शहीदों को जो है राष्ट्रीय पटल पे आपका जो है लाया गया, जिसको लोग नहीं जानते थे।
और सबसे अहम बात जो लगा कि अगर देश एकजुट हो सकता है या लड़ाई जीती जा सकती है तो एक शब्द है जोहार। अभी आपके उरांव क्षेत्र में जाते हैं तो आप जयधर में बोलते हैं, या कुड़ुक में दोपहरी बोलते हैं, या दौमाखा बोलते हैं, तो दूसरे समुदाय को समझ नहीं आता। उसे भील प्रदेश में आपके वहाँ 99% लोग हिंदू थे, वो लोग जय श्री राम बोलते हैं, हिंदू और जो आदिवासी। गोंड क्षेत्र में भी जो है आपका देश के दूसरा सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, वहाँ भी आपको जो है आपका आदिवासी जो है ज्यादातर 99% आदिवासी जय श्री राम ही बोलते हैं। हमारे आपका झारखंड के क्षेत्र या बंगाल के क्षेत्र में उरांव क्षेत्र है तो जय धर्म बोलते हैं, अगर आपका मुंडा क्षेत्र है तो जोहार बोलते हैं, हो क्षेत्र है जोहार बोलते हैं। तो जोहार शब्द झारखंड का, इस शब्द को हम लोगों ने पूरे देश में प्रचार किया। आज वे लोग जो जय श्री राम बोलते थे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां के लोग भी आज जोहार जय जोहार बोलते हैं। जय जोहार बोला मतलब जय श्री राम से बंद कर दिया, मतलब एक शब्द पूरे से इतिहास को पलट के रख दिया। सिर्फ एक शब्द, ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, बुद्धि से लड़ने की आवश्यकता है। आज का समय जो है तीर और तलवार से लड़ने की आवश्यकता नहीं, एक जोहार शब्द ने पूरा भील प्रदेश और गोंड प्रदेश को हिला कर रख दिया। अब इतना प्रचलित है वह जोहार शब्द कि हर मोटरसाइकिल में लिखते हैं जोहार जय जोहार, हर गाड़ियों में लिखा रहता है जय जोहार, हर होटल खोलते हैं आदिवासी वहां लिखा रहता है जय जोहार। तो आज वहां के विधानसभाओं में उनको कहना पड़ रहा है कि जोहार शब्द नक्सली शब्द है, इसे प्रतिबंध लगाया जाए। वही जोहार शब्द छत्तीसगढ़ में इतना फेमस हुआ कि वहां के सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप छुट्टी अगर अप्लाई करते हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो आपको एप्लीकेशन में जोहार सर लिखना होगा, तभी आपके छुट्टी सैंक्शन होंगे। ये बदलाव पूरे देश में लाया गया। तो एक शब्द से जो प्राकृतिक की बात करते हैं हम, एक शब्द से साइलेंटली चुपचाप से सारी चीजों को पलट दिया गया, उसको मालूम ही नहीं चला। अब वो रियलाइज कर रहे, महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन हमने अपना काम कर दिया, अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जैसे सारना एक बहुत बड़ी डिमांड है, सारना धर्मकोट की बहुत बड़ा डिमांड है। जो साथी यहाँ बैठे हैं उनके साथ में काम करता था, जय रवि दिगा है, बंधन दिगा है, ये पुराने साथी हैं। अभी बाद में बहुत सारे नए साथी भी जुड़े हैं केंद्रीय सारना समिति के साथ में। हमारा मुद्दा था आपका सारना धर्म कोड आदिवासियों को मिलना चाहिए। और जो भील प्रदेश गोंड प्रदेश में है, जिनको मैंने पूरा देश में संवैधानिक लड़ाई लड़ना सिखाई, वो भी हमारी लोग हैं। अब दो भाग में, एक धड़ा बोल रहा है कि हमको आदिवासी धर्म कोड के रूप में सारना चाहिए, एक बड़ा धड़ा बोल रहा है कि हमें आदिवासी कोलम चाहिए। तो मैं बहुत बारीकी से दोनों ग्रुप को देख रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा था और कर रहा हूँ किस प्रकार दोनों के बीच में एक कड़ी बनाया जाए, एक समन्वय बनाया जाए कि एक शब्द में लोग, कोई भी एक शब्द में सहमति बन जाए, ताकि हमारी लड़ाई जो है आसानी से जीत सके इस लड़ाई को। तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और मैं सहयोग भी लूंगा। जो यहाँ सारना समिति के लोग बैठे हैं और भील प्रदेश या गोंड प्रदेश के लोग हैं, उनसे भी हमारी संपर्क है। धीरे धीरे मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आदिवासियों को अपना धर्म कोड मिलना चाहिए और जरूर मिलेगा। ऐसी आशा अभिलाषा के साथ मैं आपका जितने यहाँ बैठे हुए हमारे अगुवागण हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक शब्द बार बार जब से आए सुन रहे मुखवान, एक शब्द मेरे नाम का आगे मुखवान लगा हुआ, वो बहुत अब दुविधा हुआ कि मुखवान है क्या चीज। एक्चुअली मुखवान गोंड के शब्द है, गोंड जनजाति के शब्द है, गोंडी जनजाति के शब्द है, एक उपाधि है। जिस प्रकार आप शिबू सुरंग आगे दिशन गुरु लगाते हैं, दिशन गुरु एक उपाधि है। जयपाल सिंह मुंडा के नाम के आगे हम मारंग गोम के लगाते हैं, एक उपाधि। उसी प्रकार विजय बुजुर्ग नाम के आगे एक मुखवान शब्द लगा हुआ, ये उपाधि। ये कौन देता है? जिस प्रकार हमारा उरांव में धुनखड़िया हुआ करता था, राजाए भी, जिसे हमें जिंदा करने की आवश्यकता है, जिसे हम आदिवासियों के विश्वविद्यालय कर सकते हैं।
पारंपरिक विश्वविद्यालय का सकते धुमगुड़िया समाप्त होने के कारण से हमारी जो सांस्कृतिक कमजोर हुई है, हमारा प्राकृतिक मान्यता कमजोर हुई है, तो कहीं न कहीं धुमगुड़िया को फिर से जो है सशक्त और खड़ा करने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार भील में, गोंड में गोटूल कहते हैं उसे। गोटूल में 18 साल से या बच्चे, उससे कम उम्र के बच्चे और 45 साल के महिला पुरुष जो अनमेरिड है, उसमें रहकर वो पारंपरिक शिक्षाएं लेती है। जन्म से मृत्यु तक शादी ब्याह के सारे संस्कार, हमारे वनस्पति के सारे प्राकृतिक ज्ञान, जल जमीन के सारे ज्ञान, सारे चीज A to Z जो ट्रेनिंग बोलते हैं वो सिखाई जाती है गोटूल में। उस गोटूल का नेतृत्व करने वाले को ही मुखवान कहा जाता है। उस उनका गोटूल 20 राज्यों में गोंड के जो है गोटूल है इस देश में, और उस गोटूल का राष्ट्रीय नेतृत्व को ही जो है मुखवान कहा जाता है, और उसके राष्ट्रीय नेत्री को बेलोसा कहा जाता है। और यह उपाधि आज तक इतिहास में सिर्फ और सिर्फ गोंड जनजाति को ही मिलती रही है, लेकिन पहली बार एक उपाधि नहीं, दो उपाधि मुखवान और बेलोसा दो उरांव जनजाति को दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने महसूस किया कि देश में आदिवासियों को जगाने का काम किया गया, तो 2 उरांव ने इस देश को जो है जगाने का काम किया। सर्टिफिकेट जेल से निकलने के बाद हम लोगों ने जो काम कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि शायद मैं अब चुपचाप हो गया हूं या डर गया हूं, नहीं, आपके लिए प्लानिंग हो रही है कि कैसे हमारे अधिकारों को आदिवासी हासिल कर सकते, जिसे हमारे सुशील उड़िया जी ने कहा आपके जमीन के नीचे कोयला है, और मुझे मालूम है यहाँ जो बैठे हुए हैं ज्यादातर लोग अपना जमीन CCL को दे दिए कोयला खदान के लिए। बहुतों को नौकरी मिली है, बहुतों को मुआवजा मिला है, बहुतों को नहीं मिला। तकरीबन ये आपके साथ नहीं है, पूरे देश में ही आज तक यही होता रहा है। आप गल्फ कंट्री में जाइए, खाड़ी देश में जाइए, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर दोनों जमीन का मालिक है, अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दिया है, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन के नीचे जो खजाना है, कानून ये कहीं नहीं कहता कि जमीन का मालिक उस खजाना का मालिक नहीं। और दूसरी बार कहा सरकार शासन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जिस आदिवासी के जमीन के नीचे खजाना है वह सरकार की होगी। इसका मतलब वह कह रहा है साफ साफ कि जो खजाना है वह सरकार के नहीं है। लेकिन सरकार ने अभी तक नीति नहीं बनाया, ना ही हमको जानकारी हुआ, नहीं हमने कभी इस तरह का दावा किया। जो जिस प्रकार गल्फ कंट्री में दावा किया, जिस प्रकार ब्राजील में भी, हाल फिलहाल में ब्राजील में 2017-18 में ब्राजील के आदिवासियों ने वहां के पार्लियामेंट को घेर लिया और मार तीर पे तीर चलाया। परेशान होकर ब्राजील की सरकार ने अब जाके वहां के खनिज संपदा को खोदने का अधिकार वहां के आदिवासियों को दे दिया। तो वहां भी कानून बदलता। पूरे देश में जिसकी जमीन उसकी खनिज है, लेकिन भारत देश में आदिवासी को विकास के नाम में बेवकूफ बनाया जाता है। तो क्या हम अब ये सोचना चालू करें कि कोयला है तो कोयला का मालिक आदिवासी क्यों नहीं होगा? अगर सोचना चाहते हैं तो हो सकता है। इसलिए इस पे हम लोगों ने काम किया और महसूस किया कि पूरे देश में इतनी जागरूकता करने के बाद भी हमारे अधिकार आज तक नहीं मिल रहे। CNT एक्ट है बट लागू नहीं होता है, SPT एक्ट है बट उल्लंघन होता है, 5वीं अनुसूची है बट हमको अधिकार नहीं मिल रहे, सम्मान नहीं मिल रहा है। जो विरोध करता है वो नक्सली हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। तो दमन की नीति जारी है। तो महसूस किया कि इन जिस जमीन में आदिवासी की जमीन है वहां खनिज संपदा, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जल है, वो भी बहुत महंगा बिकता है। जंगल है, जंगल में वनोपज है, वो भी बहुत महंगा बिकता है। तो जल जंगल जमीन तीनों पर नजर पूंजीपतियों की है और पूंजीवाद हावी है। और सरकार जो है
पूंजीवाद पर चलती है सरकार, उन पूंजीपतियों के इशारे पर नीति बनाती है। देश चलना है लेकिन जनता के लिए वार ना करके सरकार जो है, सरकार किसके लिए काम करती है? पूंजीपतियों के लिए काम करती है। तो सबसे पहली बात तो लोकतंत्र की हत्या जो सरकारें कर रही है। देखने से लगता है कि सरकार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा दबंग है, सबसे बड़ा हुआ एक आतंक का अड्डा बना हुआ, जहां से जो है एक लाइसेंस दे दिया लोगों को वर्दी में, और वो आदिवासियों को लूट रहे हैं। कोई बलात्कार कर रहा है, कोई आदिवासी को नक्सली बोल के गोली मार रहा है, कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसकी जमीन छीन ले रहा है। अभी आपका जो है आपका म्यूटेशन हुआ है, आपका जो है अभी डिजिटल हुआ है आपका जमीन का दस्तावेज। जितना जमीन खाली दिखा, जो वहां सरकारी अधिकारी बैठे थे, वो अपने नाम से आपका जो है रसीद कटा लिया खाली जमीन को, वो अपना जो म्यूटेशन कर लिया। जब वहां आप क्लेम करते हैं, वही कागज निकालता है, वही सरकारी अधिकारी की मदद से आपको चमकाता है, आपका जमीन लूट लेता है। ये सारी चीज हो रहे हैं केवल इस जगह या कुछ जगहों में नहीं, पूरे झारखंड में हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। इसके लिए हमें मंथन करने की आवश्यकता है, एकजुट होकर लड़ना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पूंजीवाद को पूंजीवाद से मुकाबला नहीं किया जाए। जमीन हमारा बिजनेस किसी और का, जमीन हमारा खनिज किसी और का, जंगल हमारा वनोपज कोई और बेच रहा है, पानी हमारा पानी कोई और बेच रहा है। तो क्या आदिवासी कब सोचेगा कि यह पानी का व्यवसाय मुझे खुद करना चाहिए, इस जमीन में व्यवसाय हमें खुद करना चाहिए, इस जंगल का इस्तेमाल खुद करना चाहिए, कब सोचेगा? इसलिए हम लोगों ने पूरे देश में जितने ग्रुप्स हैं, हम लोगों ने सोचा कि अब आदिवासियों को बची हुई जमीन पर जो है स्वयं का व्यापार चलना चाहिए, और सीसीएल जैसे, टाटा स्टील जैसे, रिलायंस जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हमारे जमीन में होने चाहिए, ताकि विस्थापन को रोका जा सके, पलायन को रोका जा सके, आदिवासियों का आर्थिक उन्नति किया जा सके, उसे आर्थिक आजादी दिलाया जा सके। हमारे पूर्वजों ने हमें एकड़ एकड़ जमीन दिया, आने वाले पीढ़ी को हम क्या दें? कभी सोचा आपने? तो हम लोगों ने सोचा कि जिस देश में जिसकी सत्ता होती है, जिस पूंजीपतियों की सत्ता होती है, नीति भी उस हिसाब से बनाई जाती है। तो जिस दिन आदिवासी अपने जमीन में व्यापार करेगा और टाटा स्टील और रिलायंस जैसी कंपनियों को मुकाबला करेगा, उस दिन नीति भी आपके हिसाब से बनेगी और नेता भी आपके पॉकेट में होगा, और आप इस देश के सबसे समृद्ध और संपन्न लोग होंगे। इसलिए हम लोगों ने एक नहीं 3 कंपनियों का निर्माण किया आदिवासियों ने। कौन सा कंपनी? सीसीएल जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, इंडियन ऑयल जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, आपके पैसे से। क्या था? सिर्फ आपको 1 रुपये देना। आपके 1 रुपये से जो है हम लोगों ने इस देश में आदिवासियों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए नया बीड़ा उठाया है, और इसमें हम अग्रसर हैं, और 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, और हम आगे बढ़ रहे हैं। जब इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया, अकाउंट खोला गया आपका स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक को मालूम नहीं था अकाउंट कैसे खोलना है। पहली बार आदिवासियों ने इतनी बड़ी कंपनी खोल रहे थे, और उसमें क्या सबसे पहले हम लोगों ने टारगेट किया कि जो आदिवासी की ताकत है, जिस चीजों को जानते हैं उसमें व्यवसाय करें। मंगवा आपके क्षेत्र में लाखों टन होते हैं, लाह आपके क्षेत्र में लाखों टन होते हैं, बैर के मौसम में बैर जो है कोयल होता बहुत होता है, चिरौंजी होता है, आपके क्षेत्र में जो है मुंडा का साग बहुत होता है, आपके क्षेत्र में जो है करंट का पेड़ बहुत है, सरसों का फूल बहुत लगाते हैं, वहां मधु उत्पादन कर सकते हैं। बैर के क्षेत्र में मधु उत्पादन लाखों टन कर सकते हैं। अगर लाखों टन मधु जिस दिन आदिवासी प्रोडक्शन करेगा, तो डाबर इंडिया को जो है रातों रात आप जो है अब धूल जटा सकते हैं, क्योंकि डाबर इंडिया चीनी और गुड़ के मधु बेचता है। जिस दिन आप नेचुरल हनी बेचेंगे, उस दिन डाबर इंडिया कहीं नहीं दिखाई देगा। जिस दिन आप आपके जमीन में साबुन का उत्पादन खुद करेंगे, हिंदुस्तान लीवर कहीं दिखाई नहीं देगा, आपकी जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। जिस दिन आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, उस दिन सीसीएल की जगह आप टेंडर भरेंगे, और कोयला का खुदाई का टेंडर आपकी जमीन में आप लेंगे। और सरकार जो कोल इंडिया लिमिटेड राजस्व अगर 10,000 करोड़ दे रहा सालाना, आप कहेंगे हम 20,000 करोड़ सरकार को सालाना जो है राजस्व देंगे। लेकिन ये आदिवासी खोदेगा, इसको लेकर जो है इस सपना को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ते हैं कामयाब।
मैं एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। मड़ुआ सब देखे हैं, ये मड़ुआ से बना है, आधा किलो मड़ुआ से ये लड्डू बना हुआ। कितना में बिक रहा है मालूम है? 300 रुपये में। मतलब 1 किलो मड़ुआ 600 रुपये में बिकेगा। ऐसे मड़ुआ बेच रहे तो 20 रुपये 22 रुपया, और आटा बेच रहे तो 40 रुपये, सब कर सकते हैं। आपका मड़ुआ लेकर ये लोग बना के 300 रुपये बेच रहे हैं, तो क्या आदिवासी इस मड़ुआ से लड्डू बना के कब बेचेगा? इसका कुकीज हम लोगों ने बनाया है, कुकीज 1200 में बिक रहा है 1 किलो मड़ुआ का, तो आदिवासी मड़ुआ तो 1200 में कब बेचेगा? सबसे पौष्टिक आहार है। साउथ में जाइएगा तो हर हॉस्पिटल में जितने मरीज का खाना यही होता है। जब केक भी बनता है, डोसा भी बनता है, इडली भी बनता है, हम सिर्फ छिलका रोटी खाते हैं। इसका हम लोग सेक बना रहे हैं। इस मड़ुआ का आटा से सेक बना रहे मिक्सी में करके, 60 रुपया गिलास बिक रहा है, तो सबसे ज्यादा डिमांड है। तो 1 किलो मड़ुआ से सेक बनाइएगा तो 2500 से 3000 में बिकेगा। तो हमको बाजार को समझने की आवश्यकता है। इस बाजार को समझने के लिए हम लोगों ने कंपनी बनाया है। इस कंपनी से 2 चीज हम लोग आपको देंगे, आपका सामान का बाजार हम करेंगे और ट्रेनिंग भी हम देंगे। जो पूंजी लगेगा तो सरकार जो है पूंजी देती नहीं है, बैंक आपको पूंजी देती नहीं है, बोलता है कि नहीं आपका जमीन मॉर्गेज होता नहीं, गिरवी रखा नहीं जाता जा सका, इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। उसका गारंटर भी हम बनेंगे, जो सरकार नहीं बन रही। जो किसी सरकार ने देश में जिस समस्या का समाधान नहीं निकाला, जो कंपनी बनी है, ये कंपनी आपकी तरफ से बनी है, इसलिए ये कंपनी जो ग्रांटर आपकी बनेगी, जो प्रधानमंत्री मुद्रा कोष लोन योजना से 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ 100 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। हम लोग मुनगा साग को जो है सुखा के जो पाउडर बनाया, छोटे छोटे पैकेट 100 ग्राम का, वो 100 रुपए में बिक रहा है। सबसे ज्यादा प्रोटीन और विटामिन है आपका मुनगा साग में। एक मुनगा साग में 8 तरह का विटामिन और प्रोटीन है, आपको नहीं मालूम। आपका बंजर भूमि में लगा दीजिए आपका मुनगा का पेड़, ट्रक जो है उसका सीटी निकलेगा। कलकत्ता में जो है शुगर का पेशेंट है 150-200 किलो मिलता है। तो हम वही करें शुरुआत में जो आप कर सकते, तो आपको हम बाजार दे रहे हैं। अभी महुआ से हम लोगों ने चमनप्राश की तरह ही बनाया। महुआ जो सोचता है खाली दारू बनता है, नहीं, महुआ से हम लोगों ने चमनप्राश बनाया, मार्केट में भी आ रहा है। महुआ से हमने किशमिश बनाया, वो मार्केट में आ रहा है। महुआ हम लोगों ने 12-15 महुआ डाल के जो सुबह में जो ओट्स जो लेते हैं 10-10 रुपए में, उस तरह का जो है नाश्ता बना के मार्केट में आ रहा है। तो सारे प्रोडक्ट बना के जो है आदिवासी के क्षेत्र में, उसके जमीन में लाखों लाख टन होते हैं। उससे जो है आप आर्थिक रूप से इस देश का सबसे शक्तिशाली आदमी हो सकते हैं। रतन टाटा जिसे टाटा कंपनी, रिलायंस जैसे कंपनी को भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं। वो जमीन तभी ले सकता है जब आपका जमीन छीनेगा। आज सिसियल के पास जमीन था, यहाँ पे सिसियल ने जमीन आपसे छीना, मुआवजा दिया। मुआवजा कितना दिया आपको? जितना मुआवजा 1 एकड़ में दिया, उस 1 एकड़ में कोयला कितना निकाल रहा है? पचवाड़ा में जाइएगा, आपका पेनम कोल माइंस है, वहां 1 एकड़ का कीमत दिया आपका 2 करोड़, और वहां से निकाल रहा 34 करोड़ का कोयला पर एकड़, 34 करोड़ का कोयला निकाल रहा है। तो हम लोग एक सपना देख के चल रहे हैं कि अब आदिवासियों को अपने जमीन में स्वयं के छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहिए, जिसका प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। हम चाहेंगे आप लोग जुड़े, हमारे वो सागवा गण है, उनसे भी मैं अलग अलग संगठन है, इस पर सोचना चालू करें, अपने लोगों को जागरूक करें, ताकि हम आर्थिक रूप से सतर्क जिस दिन होंगे, अपने जमीन में जिस दिन जो है हम व्यवसाय लगाएंगे, तो आपका जमीन में कोई दूसरा व्यवसाय लगाने के लिए आपको जमीन विकास के नाम से नहीं मांगेगा, तब आपका विस्थापन रुक जाएगा। तब मजदूरी के लिए जो आप बाहर काम करते थे, अपने जमीन में आप स्वयं काम कीजिएगा। हम बीज को फेंक देते हैं। अभी हमने 1 किलो आपका जो है आपका लौकी का बीज खेता, उसका लिया 1000, हम फेंक देते हैं। तो उसको हम बीज बना के बेच सकते हैं, उसको हम पैकेट करके बेच सकते हैं। तो आपके जमीन के हर चीज बिकती है। आपका गोईठा भी बिकता है, आपका काला मिट्टी बिकेगा,
बेच ही रहे लोग। जिसे आप शैम्पू की जगह में आप ये बाल धोते हैं, अगर उसको आप फ्लेवर डाल देंगे और छोटे छोटे पैकेट में डाल देंगे तो बहुत महंगा जो है 5 स्टार होटल मिलेगा। और सब जितना एक्टर एक्ट्रेस है, बड़ा बड़ा स्टार नेता अभिनेता है, आपके नगरा मेडिसिन है। तो हमको समझना है, अब हमको हराना है तो पूंजीवाद को पूंजीवाद से हराना होगा। उसको आर्थिक जो उनका स्रोत है आपका क्षेत्र, उसको रोकना होगा। जिस दिन रोकेंगे उस दिन आपका पैसा होगा, आर्थिक से मजबूत हो गया, केस कचहरी में आप केस लड़ सकते हैं। और साथ साथ आपके पैसे के कारण से नेता जो है जब एकजुट होंगे तो उससे भी आपका वही लोग आपके वोट से जीतेंगे। तो नेता भी आपके पॉकेट में होगा, नीति भी आपके पॉकेट में होगा। अगर ऐसा होता है तो आपका सारना कोड बोलिए या धर्म कोड बोलिए या 5वीं अनुसूची को लागू करने के बाद बोलिए, सब चीज लागू होगा, सब चीज आपको मिलेगा। आप इस देश में राज कर सकते हैं। तो इसीलिए राज ही नहीं कर सकते। जो विस्थापन का समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का समस्या है, बच्चों को जो ठग के ले जाया जाता है शहरों पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या जो है रुक सकता है। बेरोजगारी की समस्या जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय पर हमें इस क्षेत्र में सोचना चाहिए। हमें सामाजिक जागरूकता का काम बहुत किया, वो भी चलते रहना चाहिए। धार्मिक रूप से या प्राकृतिक रूप से हमारे लोग दूर होते जा रहे हैं, उसको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक रूप से भी लोगों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और साथ साथ अब समय आ गया है, हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होने के लिए सोचना होगा। उस ओर भी हमें कदम बढ़ाना होगा। अगर इसे हम कर पाते हैं तो जो है आने वाले दिनों पर हम जो है आने वाले पीढ़ी को हम आर्थिक आजादी के रूप में जो है उन्हें हस्तांतरित करेंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें जमीन हस्तांतरित आपका ट्रांसफर किया, उसी प्रकार उस जमीन में बड़े बड़े व्यवसाय होंगे, वो आने वाली पीढ़ी को हम हस्तांतरित करेंगे और हम जो है अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जरूरत है कि अब जो है हमें और वीर बुद्धू भगत जैसे वीरों का आगमन की आवश्यकता है। और यह आगमन तभी संभव है जब आप सोचेंगे कि वीर बुद्धू भगत क्यों नहीं पैदा हो रहा है। विशेषकर माताओं के लिए आपका जो है आपका मैसेज है, संदेश है। जब तक आप सोचेंगे, और ये हकीकत है आज, अरे बगल वाला आंदोलन कर रहा है ना, जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग को जाना नहीं आंदोलन में, वो जेल जा रहे हैं ना, हमको अधिकार मिल जाएगा। जब तक इस तरह से हमारे लोग सोचते रहेंगे, हमारे माँ बहन सोचते रहेंगे, वीर बुद्धू भगत कभी पैदा नहीं होगा। जब तक आप सोचेंगे कि वीर बुद्धू भगत पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, ऐसा मनता रहेगा तो कभी वीर बुद्धू भगत पैदा नहीं होगा। जिस दिन आप सोच लेंगे कि वीर बुद्धू भगत पैदा हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही घर में पैदा हो, उस दिन हर घर में एक वीर बुद्धू पैदा होगा, हर घर में एक बिरसा मुंडा पैदा होगा, हर घर में एक सिद्धू कानू पैदा होगा। अगर ऐसा प्रण लेकर चलते हैं हम लड़ाई आसानी जीत सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया यहाँ पर आपका मुख्य अतिथि के रूप में, और जो है इस पवन धरती में इस आपका जो महापुरुष जिसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, उसका आपका स्टैच्यू में माल्यार्पण करने का हमें आपका जो है अवसर दिया। और बहुत अच्छे तरीके से आज एक ऐतिहासिक वीर पुरुष के माध्यम से शुरुआत की है। और इसी के माध्यम से मैं बहुत जल्द सिलागाई में जाने वाला हूँ, और गाँव क्षेत्र में जो है बहुत जल्द जो है जो मैं काम अधूरा रखा हूँ उसको मैं ईमानदारी से काम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि वीर बुद्धू भगत को जो है पूरा देश जाने आज के बाद से। और यहाँ पर प्रोफेसर मार्गरेट लकड़ा जी हैं, उन्होंने कहा कि ये किताबों में होना चाहिए। किताबों में कहाँ से कोई लिखेगा तब तो मैं चाहूंगा इस मन से, या प्रोफेसर है रिटायर कर रहे हैं, आप इसमें रिसर्च कीजिए, लिखने का काम कीजिए। हम लोग काम होगा वीर बुद्धू भगत किताब को पूरा देश में जो सिलेबस में डलवाना, हम लोग काम होगा। आप शुरुआत कीजिए।